बटन दबाकर शुभारंभ करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करूंगा कि वे अपने उद्बोधन प्रदान करके करें। आज उत्तर प्रदेश सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दूसरे चरण की भर्ती के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय तिवारी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, यहाँ उपस्थित विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद, निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह तथा अन्य अधिकारीगण, राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु सतत प्रयत्नशील है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि के कारण उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और हर स्कूल को शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए 69,000 अध्यापकों की भर्ती के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को 31,277 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्त किए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त अनुमति के क्रम में ही अवशेष शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ आज दिनांक 5 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य पूर्ण हो रहा है, जो ऐतिहासिक है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में, जबकि पूरी दुनिया में लोगों ने रोजगार खोया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में 69,000 की बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति देना और इसको मिलाकर ही लगभग 3.25 लाख युवाओं को रोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों और मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए पारदर्शी तरीके से 69,000 शिक्षक चयन भर्ती का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। इसके लिए मैं एनआईसी की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। पूर्व में नियुक्त किए गए 31,277 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जा चुका है तथा वर्तमान में नियुक्ति पत्र पा रहे 36,590 चयनित शिक्षकों की भी युक्त संगत तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक द्वारा संचालित न रहे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो। प्रदेश में बेसिक शिक्षा में चहुमुखी सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समयबद्ध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष स्कूल चलो अभियान संचालित किया जा रहा है और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 3 सालों में 50 लाख से अधिक नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है। शारदा पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों के नामांकन व उपस्थिति की ट्रैकिंग की जा रही है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ही साथ शिक्षा की मुख्य धारा में समावेशन के लिए समेकित फ्रेमवर्क जारी किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग तथा तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रणाली समर्थ लागू की गई है। योगी सरकार आने के बाद हमने राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से छात्र छात्राओं को स्वेटर देने और जूता मोजा देने का निर्णय लिया, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1,60,00,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जनमानस में इन कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पना के अनुसार उनके निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा जून 2018 से समस्त 1,59,000 परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प का बृहद अभियान संचालित किया जा रहा है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का 14 पैरामीटर्स पर इसी वर्ष संतृप्तिकरण कराने का लक्ष्य है।
शेष 4 पैरामीटर्स मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान, राज्य निधि, जिला मिनरल फंड, ग्राम पंचायत निधि एवं अर्बन लोकल बॉडी फंड द्वारा विद्यालय अवस्थापना सुविधाओं का वित्तीय पोषण किया जा रहा है। बाल मैत्रिक विद्यालयों के तकनीकी मैनुअल विकसित किए गए हैं। अब तक 50,000 से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है तथा 1 लाख विद्यालयों में कार्य गतिमान है। जियो टैग फोटो प्रोटोकॉल द्वारा डेटा कैप्चर किया जा रहा है तथा डैशबोर्ड द्वारा प्रगति के अनुश्रवण की व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संचालित मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों के रूपांतरण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रत्येक विद्यालय में एनसीईआरटी पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय एवं रीडिंग कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। कक्षा कक्षों की दीवारों एवं अलमारियों पर प्रिंट रिच समृद्ध वातावरण, जिसमें 30 से ज्यादा पोस्टर, अध्यापक छात्र संवाद के लिए चार्ट आदि लगे हैं, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को भेजे गए हैं। शिक्षक स्वयं से भी टीएलएम बना रहे हैं। सभी विद्यालयों में क्रिया आधारित सीखने के लिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की गणित किट दी जा रही है। छात्रों के लर्निंग आउटकम में सुधार है। कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा कर दी गई। प्रत्येक छात्र छात्रा की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक अभिभावक को छात्र छात्रा की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड साझा करना एवं विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय में डिस्प्ले करने का काम किया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा का कौशल बढ़ाने प्रत्येक छात्र को ग्रेडेड रीडिंग बुक्स देने की कार्यवाही भी की जा रही है। शिक्षकों द्वारा नवाचारी कक्षा शिक्षण के लिए बुनियादी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षा हेतु 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं की उपलब्धता, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक विषय में क्या पढ़ाएगा इसकी पूरी योजना है। प्रत्येक कक्षा एवं विषय के लिए 20,000 से अधिक सुनियोजित एवं एक्टिविटी रिच पाठ्यक्रम योजनाएं, पाठ योजनाएं। कक्षा पूर्व तैयारी के लिए प्रत्येक शिक्षक द्वारा नवीन डिजाइन की गई टीचर डायरी का प्रयोग किया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रशिक्षण पूर्व विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण तथा माध्यम से प्रिंट रिच सामग्री की 9 चयनित 4,400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रत्येक कक्षा का रिपोर्टिंग और मेंटरिंग की जा रही है। माननीय अनुसार राज्य सरकार द्वारा एनसीईआरटी का लागू किया गया है। इस दिशा में शैक्षिक सत्र 2021-22 से कक्षा 1 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लागू की जाएंगी, जिसके लिए पूरी तैयारी गतिमान है। कक्षा 2 से 5 के लिए शैक्षिक सत्र 22-23 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को लागू किया जाना निर्धारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहले से ही उत्तर प्रदेश की सरकार की पूर्व तैयारी के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद स्तर तथा ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण लगभग पूरा हो रहा है। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा अध्यापकों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में क्षमता संवर्धन किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम विस्तृत किया जा चुका है तथा एक्टिविटी बुक पहल के मुद्रण की कार्यवाही गतिमान है। शिक्षकों के अकादमिक कार्यों में समय बढ़ाया जा रहा है। अधिष्ठान संबंधी प्रकरणों का प्रबंधन एवं शिक्षक प्रशिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर विभिन्न विद्यालयों के लिए कस्टमाइज्ड टाइम टेबल का प्रावधान किया गया है। न्याय संगत कक्षा कक्ष की व्यवस्था करते हुए दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनकी ट्रैकिंग के लिए शारदा प्रणाली लागू की गई है। जेंडर संबंधी संकेतकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 4,000 से अधिक वीडियो एवं विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अकादमिक सत्र 2020-21 के अंत तक विद्यालय में दिखने वाले परिवर्तन इस प्रकार है। न्यूनतम 40 से 50% विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो चुकी है। 100% आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से छात्र छात्राओं के नामांकन का सत्यापन होगा। समस्त विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक ही परिसर में संचालित लगभग 21,000 विद्यालयों का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार संविलियन किया गया है, जिससे विद्यालय के संसाधनों का अभिष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कराया जा रहा है, ताकि बालिकाओं को कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो सके। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्र, सभी बच्चों का आधार नामांकन एवं सत्यापन कराया जा रहा है।
सभी छात्र छात्राओं का आधार नामांकन किए जाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में 2 आधार रजिस्ट्रेशन किट की व्यवस्था की गई है। गवर्नेंस एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल एवं मानव संपदा पोर्टल विकसित करते हुए पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का सेवा, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि संबंधी कार्य त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन, जिनके संकल्प और जिनकी प्रेरणा तथा जिनके उपयोगी सुझावों के कारण हम ये सब कर पा रहे हैं, आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के सभी जनपदों में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्रीगण का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का, सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक महाअभियान के साक्षी बन रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और बेसिक शिक्षा में किए जाने प्रयासों और उपायों पर केंद्रित एक लघु फिल्म प्रस्तुति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति की प्रार्थना। किसी भी राज्य की मजबूत बुनियाद उसकी कक्षाओं बच्चों की शिक्षा है। यदि शुरुआती कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं, तो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वलित उठेगा और राज्य प्रगति की राह की ओर चलेगा। इसी जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ही एक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसे अब सभी विद्यालयों में चस्पा किया जा चुका है। इसी प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार भाषा और गणित से संबंधित दक्षताओं को हमें प्रदेश के बच्चों को प्राप्त कराना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ अवधारणाओं और दक्षताओं को समझना होगा, जिनका उल्लेख कक्षा अनुसार तैयार की गई प्रेरणा सूची में किया गया है। छात्र जब प्रेरणा सूची में दी गई दक्षता हासिल करेगा, वो तिथि प्रेरणा तालिका में अंकित की जाएगी। ये प्रेरणा सूची और तालिका भी प्रेरणा लक्ष्य के साथ ही प्रदेश के सभी विद्यालयों की सभी कक्षाओं में चस्पा कराई गई है। शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए और शिक्षण तकनीक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह भी शिक्षकों को प्रदान की गई है। साथ ही शिक्षण तकनीक पर आधारित शैक्षिक वीडियो भी विकसित किए गए हैं, जिन्हें देखकर शिक्षक आसानी से सभी शिक्षण तकनीकों को समझ पा रहे हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा संचालन में शिक्षक की सहायता करती है। इन संदर्शिकाओं को कक्षा 1 से 3 के भाषा और गणित विषयों के लिए शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें सामग्री दी गई है, उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। इन संदर्शिकाओं में कक्षा अनुसार दैनिक पाठ्य योजना दी गई है, जिससे शिक्षक को किसी भी अवधारणा को पढ़ाने का समय, उद्देश्य, जरूरी सामग्री और कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। इसके अतिरिक्त कक्षा के वातावरण को बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में भाषा और गणित से संबंधित 100 पोस्टर्स और चार्ट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें विद्यालय की कक्षाओं में चस्पा करने के साथ ही सभी बच्चों को रोचक कहानियों और कविताओं से सजी सहज पुस्तिका भी दी गई है। और बच्चों के गणितीय विकास को भी ध्यान में रखते हुए हर विद्यालय NCERT की गणित किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में दी गई वस्तुओं से बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा गिनती, मापन, आकार इत्यादि सीख रहे हैं। बच्चों में पुस्तकों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 500 से 1000 किताबों के साथ रीडिंग और लाइब्रेरी कॉर्नर भी बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षक भी अपनी दैनिक पाठ्य योजना से संबंधित नोट्स बना सके, इसके लिए सभी शिक्षकों को एक शिक्षक डायरी दी गई है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारा बच्चा भी पास हो गया है, हमें तो रिपोर्ट कार्ड भी मिल गया है। इन सभी शैक्षिक सुधारों को प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने में शिक्षकों का साथ दिया है हमारे मेंटर्स, SRGs और ARPs ने।
इन सभी एसआरजीज और एआरपीज को सपोर्टिव सुपरविजन हस्त पुस्तिका संवर्धन पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। ये रिसोर्स पर्सन विद्यालय में जाकर शिक्षकों का सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं। इन एसआरजीज और एआरपीज द्वारा प्रतिमाह 1 लाख विजिट की जा रही है। इसके अलावा शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत पर 5 शिक्षक संकुल का चयन कर एआरपीज द्वारा उनका प्रशिक्षण भी कराया गया है। कक्षा के बाहर भी शिक्षकों के हित में कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि मानव संपदा पोर्टल द्वारा अब शिक्षा स्थापना के सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं और दीक्षा पोर्टल द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन ही कराकर प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। बच्चों के लिए उपलब्ध सभी पाठ्य पुस्तकों को भी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसे छात्र पुस्तक के पाठ से संबंधित वीडियो को पुस्तक पर लगे QR कोड स्कैन कर देख पाएंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 50,000 से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं संतृप्त की गई हैं और शेष को 2022 तक संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। जब कोविड महामारी से उबरने के बाद विद्यालय खुलेंगे तो 100 दिनों का एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई पुस्तिका द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य भी कराया जाएगा। सभी शिक्षा संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण पालन करें। इसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर शीट द्वारा उनका अनुश्रवण प्रत्येक माह के संकेतकों की उपलब्धियों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता और प्रभावी नीतियों के आलोक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से ही आगे बढ़ते हुए निरंतर सफलतापूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और उत्कृष्ट वातावरण मिले, इसके लिए ही ये मिशन चल रहा है और देश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बनकर अन्य राज्यों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बनने की ओर अग्रसर है। इस कठिन समय में सफलता और अवसर प्राप्त करने वाले नवचयनित अभ्यर्थियों को अपने कर कमरों से नियुक्ति प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। सबसे पहले सुश्री पूजा शुक्ला जनपद सीतापुर में चयन हुआ है इनका, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि विषय में प्राप्त की और इधर आइए। वर्ष 2006 से शिक्षा मित्र हैं आप? कार्य कर रही। कब से आप काम कर रहे हैं? 2006 से। कहाँ घर है? सर मेरा सुल्तानपुर में घर। सुल्तानपुर से। और कहाँ नियुक्ति मिली है? सर सीतापुर। तो काम करेंगी? हाँ सर, अच्छे से करूँगी। ऐसा तो नहीं कि फिर आप? नहीं सर। ठीक है, बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य जनपद बाराबंकी में चयनित। इन्होंने बीटेक और बीटीसी की उपाधि प्राप्त की है और गणित शिक्षक थे प्रयागराज के पहले किसी प्राइवेट विद्यालय। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कब आपने बीटेक किया? 2015। इसका बीटीसी तब किया है? ठीक है, चलिए आज आपको शिक्षक के रूप में आपका चयन हो रहा है। आप कायदे से मेहनत करके अपनी प्रतिभा का लाभ दीजिए बच्चों को। श्री जफर बेग इन्होंने और इन्होंने अनुदेशक के रूप में किया था और अब इनका चयन शिक्षक के बीटीसी तब किया, बीएड करके तब आए हैं। बहुत सुंदर, बधाई आपको। अनुदेशक से आप शिक्षक बन गए। ठीक है, बधाई। और सुश्री सरिता सिंह, इन्होंने एमए और बीएड किया है। इनका चयन जनपद रायबरेली में हुआ है। आपने क्या बीएड किया था? कब बीएड किया? सर 2009 में। तब से कहीं काम कर रही थी आप? नहीं सर। अच्छा, अब पढ़ाएंगे ना बच्चों हाँ को? सर। रहने वाले कहाँ के हैं? सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का। और कहाँ आपका? रायबरेली में हुआ? रायबरेली। तो अगल बगल ही का जिले हैं, ज्यादा दूर थोड़ा है। स्कूल रोज जाना। ठीक है, ठीक सर। बधाई। सुश्री नेहा देवी, इन्होंने बीएससी बीटीसी किया है। इनका चयन जनपद हरदोई में हुआ है। आपका घर कहाँ है? जी सर, मेरा घर मोदीपुर नई बस्ती मल्लावा हरदोई में पड़ता है। हरदोई में। जी और सर। कहाँ आपका चयन हुआ है? जी सर, जनपद हरदोई में ही। हरदोई में ही। जी तो आपका सर। तो वहीं पर रहेगा। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई धन्यवाद आपको। सर।
श्री नवीन राणा, इन्होंने बीए बीटीसी उपाधि प्राप्त की है। इनका चयन जनपद लखीमपुर खीरी में हुआ है। आइए जी, कहाँ घर है आपका? सर हमारा चंदन चौकी लखीमपुर खीरी में है सर। अच्छा, यस सर। बहुत सुंदर। आप एसटी उससे हैं क्या? यस सर, एसटी से है सर। थारू से हैं? यस सर, थारू एसटी। बहुत सुंदर भाई, आप तो बड़ा कमाल कर रहे हैं। तो ये आप जो है शिक्षक बन रहे हैं, अब सभी थारू बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। आपको वहीं मिल गया लखीमपुर में ही ना? बहुत सुंदर, बधाई, अभिनंदन आपका भाई, बहुत सुंदर। तो ये नवचयनित शिक्षकों से संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा। जनपद बदायूं। नमस्कार सर, प्रशांत बोल रहा हूँ, जी बधाई सर। यहाँ पे हमारे 5 चयनित अभ्यर्थी हैं, यहाँ से उपस्थित है सर। किसी एक चयनित अभ्यर्थी से बात कराओ। कोई महिला अभ्यर्थी है वहाँ पे? सर 2 महिलाएं हैं सर यहाँ, भावना सिंह और गीतांजलि हैं। ठीक है, भावना जी आप बताइए, आपने क्या किया है? हाँ, नमस्ते आपको। ये बताइए आपने क्या किया है? आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, क्या किया आपने? सर मैंने बीटीसी किया है बीटीसी कब किया था? सर 2015 से। अच्छा, और उसके बाद आज आपका चयन शिक्षक के रूप में हो गया है। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपकी वजह से ही आज मेरा सपना पूरा हो गया। देखिए, अब आप शिक्षक बन गए हैं और आपके माताजी पिताजी को आपकी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति हो रही होगी। बिल्कुल सर। तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपने मेहनत किया, आपके गुरुजनों ने आपका मार्गदर्शन किया, आपके माताजी पिताजी ने लड़की होने के बावजूद आपको पढ़ाया और आज शिक्षक के रूप में सरकार आपको नियुक्ति पत्र दे रही है। हमारे वहां पे जो हैं माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वे वहां पर आपको अभी नियुक्ति पत्र देंगे। अब आपका भी दायित्व बनता है कि एक योग्य शिक्षक के रूप में अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। अगर आप इस मेहनत करेंगे तो नियुक्ति पत्र देने का एक कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। क्यों? आप भी सहयोग, आप लोग लगेंगे ना, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे। जी सर। अब तो धरना प्रदर्शन की नौबत तो नहीं आएगी ना अब? चलिए, आपको और आपके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अगला जिला गोंडा। हाँ, मुझे किसी एक चयनित अभ्यर्थी से बात कराओ। सादर प्रणाम सर, मैं नमिता सिंह। नमस्ते, आपने क्या किया है? सर एमएससी बीएड। एमएससी बीएड किया है आपने? कहाँ से एमएससी किया? सर सिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़। आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं? यस सर। और यहाँ गोंडा में चयन हुआ है आपका? यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको से किया था? सर मेजर सरोला बेग विश्वा गर्ल्स पीजी कॉलेज आजमगढ़। तो आजमगढ़ से ही आपने बीएड भी किया, एमएससी भी किया, आपका घर आजमगढ़ में ही पड़ता है? यस सर, होम टाउन आजमगढ़ है सर। तो अब आप यहाँ गोंडा में रह करके कायदे से पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि कल से फिर एक एप्लीकेशन नया शुरू हो जाएगा कि हमारा ट्रांसफर आजमगढ़ करिए। नहीं सर, नहीं सर। 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक तो ट्रांसफर की चर्चा भी मत करना कहीं। जी सर। ठीक है ना? यस सर। और पूरी मेहनत से, देखिए आपने एमएससी किया है और इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद अगर आप अपने इस योग्यता का लाभ बच्चों को देंगे तो ये लाभ देश को मिलेगा अंततः। यस सर। और इस प्रगति का लाभ बच्चों के साथ साथ देश को मिलने पर
समाज का हर तबका स्वयं इससे लाभान्वित होता है। मैं इसके लिए आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके जितने सहयोगी हैं यहां पर बैठे हुए, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र हमारे प्रभारी जो मंत्रीगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनकी उपस्थिति में आज वितरण होगा। इन सब के सहयोग से जो ये उपलब्धि आज आपको प्राप्त हो रही है, सबके लिए मैं आप सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, इन सब का मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से बधाई भी देता हूं। अगला जनपद हरदोई। प्रणाम सर, अविनाश बुर्रोटिया हरदोई सर। हमारे साथ सर 5 शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक हैं सर। सर ललिता त्रिपाठी जी हैं सर। हाँ, मैं चाहूंगा चयनित हैं। हाँ, बात करो। बताइए ललिता जी। नमस्ते, आप बताइए आपने क्या किया है? सर मैंने बीएड और एमएससी किया हुआ है। ओ, आप भी एमएससी किए हैं? जी सर। एमएससी किस विषय से किया है? सर केमिस्ट्री से किया है। केमिस्ट्री से। और बहुत सुंदर। कहाँ से किया था एमएससी? सर राजकीय महाविद्यालय हरदोई से। हरदोई से ही? जी। और हरदोई की आप रहने वाली हैं? जी सर। बहुत सुंदर। तो आपको तो हरदोई जनपद में ही आपका जो है आपने पढ़ाई लिखाई की, वहीं आपका जन्म हुआ, वहीं आपने पढ़ाई लिखाई की, वहीं आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो इससे अच्छी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जी सर बिल्कुल सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने कब एमएससी कब किया है? सर मैंने 2014 में किया है। और बीएड? सर 13 में। अच्छा, उससे पहले बीएड 13 में किया था। बहुत सुंदर। और आज आपको बेसिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहा है एक शिक्षक के रूप में। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में, उच्च शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बेसिक शिक्षा में है, क्योंकि ये नींव मजबूत करता है देश की। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो जितनी मजबूती के साथ, जितनी तन्मयता के साथ और जितनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, उतनी ही देश की शिक्षा की आधारशिला मजबूत होगी। और देश की शिक्षा की आधारशिला मजबूत होगी तो देश समृद्धशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, आपके परिवार के सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने बालिका होने के बावजूद आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को चयन किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महोबा। नमस्कार सर, क्रिया महोबा बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ चयनित 5 अभ्यर्थी आज यहाँ उपस्थित हैं। राखी आ गया है, वो आपसे बात करेंगे। बताइए राखी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते, आपने क्या किया है? सर मैंने बीटीसी की है। बीटीसी किया। बीटीसी से पहले? सर बीटीसी से पहले मैंने बीएससी की है सर। बीएससी किया। बीएससी कहाँ से? सर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है सर। झांसी से हैं? यस सर। आप रहने वाली कहाँ, महोबा की रहने वाली हैं? जी सर, मैं मोरानीपुर, गोपालगंज मोरानीपुर झांसी, जिला झांसी से। अच्छा, झांसी की आप रहने वाली हैं। महोबा में शिक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। जी सर। परिवार के लोग सब लोग झांसी में ही रहते हैं? नहीं सर, मोरानीपुर में रहते हैं। हाँ, वही मौरानीपुर झांसी जनपद में। हाँ सर। तो आपको वहां से वहां आप यहीं पे महोबा में ही रह करके पढ़ाई, यहाँ पे बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाने में कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अरे, नियुक्ति पत्र लेते समय समस्या नहीं होगी, लेकिन बाद में फिर दूसरे तीसरे दिन आप लोग आके शुरू कर देंगे कि अब ट्रांसफर कराइए। समाज के साथ नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, महोबा में रहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। महोबा में रह करके पढ़ाएंगे ना? हाँ सर। पूरी मेहनत से? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। और मेहनत से पढ़ाएंगे तो इसका लाभ भी मिलेगा। देखिए, आप लोगों ने, आपके माताजी, पिताजी, परिवार के सदस्यों ने मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया। आज आप भी स्वयं शिक्षक हो गई हैं। और देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक होना एक सौभाग्य की बात है।
क्योंकि ये यानी माँ बाप के बाद सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वह बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की होती है, क्योंकि उन बच्चों के जीवन को जिस दिशा में आप लोग ढालना चाहेंगे वो बच्चा उस दिशा में जाएगा, और एक बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों के सामने है। इसलिए आपको और आपके पूरे साथियों को, सभी साथियों को जिनका नियुक्ति पत्र जिन्हें आज प्राप्त हो रहा है, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण उपलब्ध कराएंगे, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और पूरी मजबूती के साथ बुंदेलखंड में आप लोग कार्य करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतना मुझे सुनहरा मौका मिला है और मेरे सपने पूरे हुए हैं सर। चलिए, बधाई आपको, आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी। रामपुर। नमस्कार सर। यहाँ पर माननीय मंत्री श्री औलख जी, माननीय विधायक मिलक शाहबाद के साथ 5 चयनित यहाँ पे शिक्षक हैं। इसमें श्यामा कपूर हैं जो सामान्य विशेष आरक्षण और विशेष दिव्यांग कोटे से हैं। उनको मैं हाँ, बैठिए, आप बैठ करके अपनी बात बोल दीजिए, आराम से बैठ जाइए, अपने कुर्सी में बैठ जाइए। सरदार जी को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बोलिए। प्रणाम सर जी। हाँ, नमस्ते। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों को मौका दिया। आपके नेतृत्व में हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ कि बीएड वालों को भी मौका दिया गया। अभी तक बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया था कई सालों से। देखिए, हम लोग तो पहले भी मौका दिए थे, लेकिन बीच में जब एनसीटी ने बीएड को इसके लिए एलिजिबल नहीं माना, उस एक बार नहीं हुआ था, बाकी तो पहले भी और उसके बाद भी ये मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इस पूरी चयन की प्रक्रिया में कहीं से कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना? जी, कहीं से कुछ नहीं। कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि सरदार जी को लेकर कहीं चले गए होंगे सिफारिश कराने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से हर काम हुआ है। तो सर, मैंने 2012 में बीएड किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बहुत सुंदर। और उसके बाद सर मैंने एमएड किया। बहुत सुंदर। और उसके बाद मैंने एजुकेशन से नेट भी क्लियर किया है सर। बहुत सुंदर। देखिए, इतनी अच्छी डिग्री आप लोगों की है और इसे अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाने लग जाएंगे ना, तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद में कायाकल्प योजना चली है, तो पूरे परिषद की ही कायाकल्प हो जाएगी। 69,000 नए शिक्षक एक वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद दे रहा है, तो बेसिक शिक्षा परिषद की पूरी कायाकल्प इससे हो जाएगी। अगर आप सभी शिक्षकगण, नवनियुक्त शिक्षकगण पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे स्कूल में जाकर के, तो और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, उसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने तय किया था कि जो उत्तर प्रदेश के ऊपर कलंक लगता था कि यहाँ पे चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती, शुचिता नहीं होती, यहाँ पे लेन देन होता है चयन के नाम पे, भेदभाव होता है नियुक्ति के नाम पे। आज आप लोग देख रहे होंगे, कहीं किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। योग्यता और मेरिट के अनुसार, शासन के अनुसार जो आरक्षण के नियम हैं उसका पालन करते हुए ईमानदारी से सबको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। और नियुक्ति पत्र हम लोग इस तरीके से बांट रहे हैं, चोरी छिपे नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि और इस पूरी लड़ाई को हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी हम लोगों ने मेरिट पे ध्यान दिया, हम लोगों ने कहा अच्छे शिक्षक होने चाहिए। लोगों ने तमाम व्यवधान डालने के प्रयास किए, हाई कोर्ट में, फिर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ते रहे और अंततः परिणाम सामने आया। जो हम लोगों ने पहले दिन बात कही थी उसी को अंततः हाई कोर्ट ने भी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि प्रदेश सरकार की चयन की प्रक्रिया अच्छी है और योग्य शिक्षक चयन के लिए ये आवश्यक भी है। और इसीलिए जब इतनी प्रतिबद्धता के साथ ये कार्य किया गया है, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आपने इतनी बड़ी डिग्री ली है, इस डिग्री का लाभ बच्चों को प्राप्त हो और समय समय पर आप लोगों को देखिए, ज्ञान की परंपरा कभी थमनी नहीं चाहिए। एक शिक्षक को तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए।
देश और दुनिया में जहां कहीं भी कुछ नया आया है, हमें उधर देखने का प्रयास करना चाहिए। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते, और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं, और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको और आपके जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं उन सबको, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, सबको बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को, खासतौर पर जिन्होंने महिला होते हुए भी आप लोगों को पढ़ाया, योग्य बनाया। हाँ, तो देखिए अपने पति को कम से कम पहली बार धन्यवाद दे दीजिए। नहीं तो मैं देखता हूं कि महिलाएं पतियों को धन्यवाद कम देती हैं। जी, मैं रामपुर के सभी शिक्षकों की ओर से आपको सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम सभी अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे। नहीं, बहुत सुंदर, बधाई और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नवचयनित सभी शिक्षकों को आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे नवीन शिक्षकों को आशीर्वाद देने की। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ आज संपन्न हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस.पी. गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रभारी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जनपद के अंदर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और एक साथ 36,590 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, नवनियुक्त शिक्षकगण हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं बेसिक शिक्षा परिषद को, जिन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलतापूर्वक आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता के साथ आज संपन्न किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईमानदारी पूर्वक कार्य करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। पग पग पर बाधाएं आती हैं। जनवरी 2019 में प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता था और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत वह मामला लटकते लटकते हाई कोर्ट से
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और सुप्रीम कोर्ट से वापस अंततः विजय प्राप्त करने के बाद आज हम सब इस प्रक्रिया को आज यहां पे संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारे पास 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं और 1,58,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों में बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी जहां पे या तो शिक्षक नहीं थे विद्यालयों में या एकल शिक्षक के कारण एक विद्यालय में अगर 5 क्लासेस चल रही हैं तो उम्मीद करना कि एक शिक्षक 5 क्लासेस एक साथ ले लें तो इन बच्चों के साथ अन्याय है। जब बच्चे पर एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तब शिक्षक न हो या वहां पे पठन पाठन का माहौल न हो, शासन की सुविधाएं उपलब्ध न हो और फिर हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाएं और फिर दुनिया के विकसित देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा करने की बात सोचें तो ये अपने आप में दिवा स्वप्न था। इसलिए प्रदेश सरकार ने एक एक करके हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का प्रयास किया और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे सुधार का एक प्रमुख केंद्र बिंदु इसलिए भी बना क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में अनेक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के बीच ही जो कार्यक्रम चले हैं वे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। पिछले 3.5 वर्षों में यानी पिछले 8-9 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, लेकिन उससे पहले जो 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, इन 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 50 लाख से अधिक बालक बालिकाएं अतिरिक्त स्कूलों में प्रवेश ली हैं। इतनी बड़ी संख्या 50 लाख राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के लिए एक बड़ी संख्या है, लेकिन इतने बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। बहुत सारी परिस्थितियां थी। एक, उनके साथ कोई संवाद बनाने वाला नहीं था, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे। सरकार ने फिर निर्णय लिया कि हम 2-2 यूनिफॉर्म, फिर सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि अक्सर हम लोग जाते थे, देखते थे गांव में बहुत सारे बच्चे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों को भी अच्छा यूनिफॉर्म मिल सके, उनके लिए जूते मोजे उपलब्ध हो सके, उनको देने की व्यवस्था की। जाड़ों के दौरान सरकार ने जब देखा कि भीषण शीतलहरी में बच्चे ठिठुर रहे हैं तो उन्हें स्वेटर देने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए, महत्वपूर्ण शासन की मंशा, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंच सके, सरकार इस मंशा के साथ कार्य कर रही है। एक बड़ी संख्या है, 1,80,00,000 बच्चे। बहुत सारे राज्यों की तो इतनी आबादी नहीं है जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे हैं। 1,80,00,000 बच्चों तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, स्वेटर की व्यवस्था, बैग और बुक्स की उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उन बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है। एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इन सभी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जिन्हें नंबर मालूम नहीं, आंकड़े मालूम नहीं, सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा मिशन प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में क्या क्या नए सुधार किए गए इसके बारे में जानकारी नहीं, वे छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके भरमाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले
पौने 2 वर्ष यानी 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के अटकाते थे। अन्यथा ये जितने हमारे शिक्षक, आज 69,000 शिक्षक, जिनमें 36,590 को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन्हें हम लोग पहले भी 1.5 साल पहले ये नियुक्ति पत्र बांट चुके होते। इनकी 1.5 वर्ष की सेवाएं हो चुकी होती हैं और बच्चों को भी इनके अनुभव का लाभ मिला होता। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि सुधार हो, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन हो, बेसिक शिक्षा भारत की शिक्षा का आधार बने, वे लोग ही छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास करते हैं। कोई जाता है मिड डे मील में जाकर के, वहां पे जाकर के और वहां पे नमक और रोटी बांट करके उसकी वीडियोग्राफी करा करके फिर उसके माध्यम से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाकर के स्वेटर लेकर के फिर उसके एक एक धागे को देखता है कि ये ऊन है या क्या है, यानी इतनी फुर्सत उनके पास है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अपने इस समय का सदुपयोग लोग कर पाते हैं और उनके समय के लिए कुछ चीजें शासन ने उनको उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, समाज के मानिंदों ने मिलकर के व्यापक पैमाने पे हजारों विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे आदर्श शिक्षक निकले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, किसी ने विद्यालय के ऑपरेशन कायाकल्प में अपने विद्यालय को अपने विकास खंड के अंदर या जनपद के अंदर आदर्श विद्यालय बनाया है। किसी ने अपनी क्लास को आदर्श क्लास बनाई है। किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। और एक बड़ा अभियान जो चला है, उस अभियान के क्रम में सचमुच बहुत परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। हम लोग चूंकि एक एक परिवर्तन एक अंतराल के बाद होता है, हम उसको जोड़ के नहीं देखते, लेकिन अगर आप इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे तो पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस व्यापक परिवर्तन के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पे जो कार्य हुए हैं, जिसमें जो चयन हुए हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग आज के इसमें जो सफलतम अभ्यर्थी हैं उनमें से 39,792 पुरुष और 28,075 महिलाओं का चयन हुआ है। ये काफी अच्छी संख्या है। आप सोचिए कि 28,075 महिलाओं का चयन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है और इसमें 6,675 शिक्षा मित्रों का भी चयन हुआ है। अब सोचिए कि जो लोग चंदा वसूली करके न्यायालय में अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन लोगों ने इन 6,675 शिक्षा मित्रों के साथ भी कितना बड़ा अन्याय किया कि इनको पारदर्शी तरीके के साथ चयन की प्रक्रिया से वंचित होने दिया। लेकिन सरकार लड़ती रही, परिषद लड़ता रहा और अंततः विजय प्राप्त हुई। और आज बड़े पैमाने पर हम लोग आप सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में आपका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन के वाहक बने, ये हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। दूसरा, मेरी आप सबसे अपील होगी, आप में से बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पे हो सकता है शिक्षकों की कमी रही हो, और वहां पर एक नया माहौल आपको देना है। हमें नए परिप्रेक्ष्य में खड़ा होना होगा।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का आह्वान भी किया। ये सभी कार्यक्रम इस दौरान हुए और इस दौरान लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के अंदर लागू हुई। मेरी अपील होगी जितने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण होंगे इन सबसे कि जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध करवाने का कार्य जरूर करवा लें। ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रारूप का अध्ययन जरूर कर लें। उसके अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कैसे शिक्षा के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसको व्यावहारिक धरातल पर हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब शिक्षा को हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। देखिए, ज्ञान का दायरा बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आजीवन शिक्षक हो जाता है। कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे चलते रहने चाहिए, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई तकनीक के साथ, ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोग और नए अनुसंधान के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। अगर आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे तो फिर एक सफल शिक्षक होने में हमेशा आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देगा। एक शिक्षक को कभी भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा जो ज्ञान का विस्तृत दायरा है इसके बारे में जानकारी रखना, प्रतिदिन होने वाली तकनीक के परिवर्तन और ज्ञान विज्ञान के नए अनुसंधान और नए प्रयोगों के बारे में जानकारी रखना, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को देखें। तीसरा, हम कोई भी पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम के सरलीकरण के बारे में सोचें। कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकें जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की समझ में आ सके और स्कूल आने में उसको कोई हिचक न हो। अक्सर होता क्या, जब आप किसी बच्चे को स्कूल में डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वो स्कूल नहीं आना चाहता। मैं अक्सर देखता हूं, गांव में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते हैं, भागते हैं। मां बाप भी पढ़े लिखे न होने के कारण जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं साहब मास्टर साहब मारते हैं। अब देखिए, शिक्षक की पिटाई के भय से वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं मां बाप से बोलता हूं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो कहते हैं हमारा एक ही लड़का है, स्कूल जाने में डरता है, हम लोग भी भय के मारे नहीं भेजते। देखिए, बच्चे के मन में एक उत्साह होना चाहिए स्कूल के नाम से, एक उमंग होनी चाहिए स्कूल के नाम पे। नई खेल खेल में हम उसको नई चीजें कैसे सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से एक नया उत्साह उसके मन में कैसे भर सकते हैं, छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से उसको हम नए प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में उसको कैसे उनके मन में रुचि भर सकते हैं। हमें इसके बारे में एक नया वो शुरू करना चाहिए। अन्यथा ये स्कूल चलो अभियान फेल हो जाएगा अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। उसके मन में स्कूल का भय होगा। दूसरा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। देखिए, पिछले
9-10 महीने से स्कूल बंद हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तभी सार्थक हो सकता है जब उस बच्चे को घर में पढ़ाने वाला और बताने वाला कोई व्यक्ति हो। दूसरा, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं है। कैसे हम इसको देख सकते हैं? कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था हर परिस्थिति में हर बच्चे तक पहुंचने में सक्षम हो सके। जहां स्वयं मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है उस माहौल में किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ सके? ये स्मार्टफोन, ये टैबलेट या ये लैपटॉप या जो भी अन्य ये चीजें हैं, ये वहां के लिए हैं जहां पर बताने वाला कोई व्यक्ति हो, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति हो, उन लोगों को सही जानकारी और सही तथ्य की जानकारी देने वाला हो। अन्यथा ये भटकाव ज्यादा पैदा करेगा, अव्यवस्था का कारण बन सकता है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। एक नई चुनौती के साथ स्कूल कुछ समय के बाद खुलने वाले होंगे और हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा अभी से। और मैं सभी जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, मैं उनको चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा, इसकी शुरुआत अपने बेसिक शिक्षा कार्यालय से आप शुरू करिए। पहले बेसिक शिक्षा कार्यालय को इस लायक बनाइए कि कोई भी शिक्षक वहां जाए तो उसको वहां एक माहौल दिखाई दे कि ये बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनका एक मंदिर है, उनका एक पवित्र स्थल है। वहां बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, जगह जगह पान खा करके न थूका हुआ हो, जाले न लगे हों, कोई भी वहां पर शिक्षक की छुट्टी के साथ या शिक्षक के रिटायर होने वाले शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ भेदभाव या उसके साथ किसी भी प्रकार के लेन देन की शिकायत की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश न रहे, इस प्रकार का एक वातावरण अपने कार्यालय में पैदा करिए। और अपने कार्यालय के बाद ये सुनिश्चित करें कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, वे अपने अपने विद्यालयों में जाकर के ज्वाइन करके उनके द्वारा अपने कार्य प्रणाली शुरू हो जाए। विद्यालय को ठीक करें, उसका रंग रोगन करवा लें, बैठने की व्यवस्था ठीक कर लें, टॉयलेट ठीक कर लें, पेयजल की व्यवस्था ठीक कर लें। विद्यालय में इस प्रकार का माहौल बना लें कि जब भी केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, राज्य सरकार जब भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को खोलने के लिए कहेगी, उस दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत फिर हम बच्चों को स्कूल में लाने की व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान हो सके तो गांव-गांव में जाकर के 8-10 बच्चों के साथ बैठने का कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ बैठने का कार्यक्रम आप प्रारंभ कर ही सकते हैं। उनकी समस्याओं को गांव में जाकर के सुनने की आदत हमें डालनी चाहिए। यह हमारी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। एक शिक्षक भले ही विद्यालय में सरकार का उसका कार्यकाल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का होगा, लेकिन वह शिक्षक तो 24 घंटे का है और आजीवन उसको शिक्षक रहना है। तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति श्रद्धा का अभाव तब होगा जब अभिभावकों के साथ और उन बच्चों के साथ उसका सीधा संवाद हो। हमारा प्रयास हो कि हम गांवों में जाएं, बच्चों की मंडली बैठ करके, उनके साथ बैठ करके कोविड-19 के खतरों के बारे में भी बताएं, सावधानी और सतर्कता के बारे में बताएं, थोड़े बहुत पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाए, अभिभावकों के साथ भी चर्चा हो जाए। क्या माहौल बनाना है, इस कोविड-19 में संक्रमण से ही बचाना है, लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में भी बताना है। कैसे आने वाले समय में हम इन सब का सामना कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 69,000 शिक्षकों की चयन की सफलतम प्रक्रिया आज हमारी पूरी हो रही है। अनेक विघ्न बाधाएं आए, लेकिन सबका समाधान करते हुए, और मेरे लिए प्रसन्नता इस बात को लेकर के है कि आज हमारी ये चयन की प्रक्रिया, हमने प्रदेश के अंदर अब तक 3.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने के कार्य को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3.5 लाख का आंकड़ा ये आज पूरा हो चुका है। अब नई प्रक्रिया इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोविड-19 की
संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, अलग अलग जनपदों में हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे। मेरिट के आधार पर, बिना भेदभाव के, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए, और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के उन सभी जो सुधारात्मक कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दौरान उठाए हैं, इन सभी को हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। जब भी बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को विद्यालय में बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम उस दौरान इस कार्यक्रम को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों को मैं हृदय से आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि एक योग्य शिक्षक के रूप में आप सभी अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के आमूलचूल परिवर्तन के इस अभियान में सहभागी बनेंगे। आप सबकी नियुक्ति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई, आपके सभी परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों को बधाई, शुभकामनाएं, और बेसिक शिक्षा परिषद को इस एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए कि प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी का जो प्रदेश सरकार का संकल्प था, उस शिक्षा परिषद ने पूरी के साथ आगे बढ़ाया है। आप मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, अन्य अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के कायाकल्प एवं बच्चों के पठन पाठन को बेहतर बनाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर जो मार्गदर्शन दिया गया है और जो प्रेरणादायक मार्गदर्शन दिया गया है, इसी का नतीजा है कि जब स्कूल खुलेंगे तो कायाकल्प स्कूल और परिवर्तित क्लासरूम देखने को मिलेंगे, जो बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने की ओर अग्रसर है। आज 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के को विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान शैक्षिक सत्र में 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षा में कमी पूरा करने का पाठन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सहायता मिलेगी। इसके पूर्व शैक्षिक सत्र 17-18 में 5,948 एवं शैक्षिक सत्र 18-19 में 46,319 परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस प्रकार विद्यालयों में 1,20,000 से अधिक पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां तो की गई है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा विभागीय कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण एवं निर्देशन करते हुए विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग के नियमित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है और आत्मीयता के साथ हमारे हैंड होल्डिंग किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी टीम की ओर से मैं उनका नमन करता हूं। अपर मुख्य सचिव महोदय श्री रेणुका कुमार महोदय के कुशल नेतृत्व में विभाग के सभी अधिकारीगण कटिबद्ध होकर निष्ठाबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। मैं पूरी टीम की ओर से माननीय महोदय का आभार प्रकट करता हूं। नवनियुक्त शिक्षकों को जनपद मुख्यालयों में प्रभारी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु विभाग की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में सराहनीय भूमिका निभाने के लिए विशेष सचिव श्री मनीष वर्मा जी, निदेशक बेसिक शिक्षा श्री सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री एपी सिंह जी, तकनीकी निदेशक परवेज आलम और हेमंत अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं। जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम के अल्प समय में ही सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए समस्त मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारीगण, मुख्य अधिकारीगण एवं विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर समस्त मीडिया से उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके सहयोग से संपूर्ण कार्यक्रम का व्यापक प्रसारण संभव हो पा रहा है। अंत में नवनियुक्त समस्त हमारे शिक्षक साथियों का शुभकामनाएं देता हूं और उनकी अपेक्षा करता हूं कि वे बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा देने हेतु संकल्पित रहेंगे एवं नई विधाओं से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु बेसिक शिक्षा में अपना उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षा। चलेगा, बाकी लोग अपना करेंगे ना। फोटो लेना है, आ जाओ। हाय सतीश जी, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कुछ लोग इधर आ जाएं, कुछ लोग इधर आ जाओ। आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ हैं, और इधर 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 आ जाओ। एक इधर आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब तो हो गया। चलो जी, बधाई।